लीग के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म का जवाब और बड़ा दो टोक जवाब, एक एक इशू पर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आर्मी चीफ ने जो आप लोगों से मुलाकातें की वो गलती थी और आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को उन मुलाकातों के हवाले से बताया था। मतलब तो आप जो मुलाकातें कर रहे थे वो वज़ीर आज़म के इल्म में भी होती थी, आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होता था और आप लोगों को मना भी कर दिया गया है अब क़यादत की तरफ से कि मुलाकातें नहीं होंगी, और वज़ीर आज़म का भी मौक़िफ़ साफ नज़र आ रहा है कि वो गलती थी, तो आप लोगों के रास्ते बंद है। जी देखिए, ये तो खुद वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका एतराफ़ कर लिया है और मेरा ख्याल है कि अब ये बात वाज़े हो गई है कि मुलाकात किसी एक के करने से नहीं होती, दोनों तरफ से ही वो मुलाकात होती है। और वो जो ज़ुबैर साहब हैं वो उसकी वज़ाहत कर चुके हैं कि उनके मरासिम थे और वो 7-7 घंटे मिलते रहे। लेकिन अब चूँकि हमने भी कहा है कि कोई किसी किस्म की ऐसी मुलाकात नहीं होगी जो ऑफ द रिकॉर्ड होगी या अंडर द रडार होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी, और वज़ीर आज़म साहब ने भी इतराफ़ कर लिया है, तो मेरा ख्याल है कि अब उनका हम पे कोई किसी किस्म का मुलाकात का एतराज़ करना बनता नहीं है। ऐसा मगर अगर वज़ीर आज़म को पता था कि आर्मी चीफ आप लोगों से मिल रहे हैं या आपके रहनुमाओं से मिल रहे हैं, तो क्या आपको भी बताया गया था कि वज़ीर आज़म को बताया गया है कि आपकी मुलाकात हो रही है? कि क्या दरमियान में कोई मुज़ाकरात हो रहे थे और रिलीफ की बातें हो रही थी? आप लोगों को भी पता था कि वज़ीर आज़म के इल्म में है इन मुलाकातों का? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि ज़ुबैर साहब कह चुके हैं कि उनकी जो मुलाकातें हैं वो ज़ाती मरासिम की सतह के ऊपर हुई हैं। कोई मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल डेलीगेशन की मुलाकात नहीं है जो मेरे इल्म में हो, और जो हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई वो उस पार्लिमानी डेलीगेशन के साथ ही हुई जो गिलगित बल्तिस्तान पे खुद आर्मी चीफ या मिलिट्री की तरफ से बुलाया गया था। लेकिन मैं ये बात ज़रूर आज कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू जो आपने सुनाई है और जो कुछ थोड़ी सी झलकियां चूंकि मैं सफर कर रहा हूं मैंने देखी है, उससे लगता है कि एक हारा हुआ, घबराया हुआ, जिद्दी, मुंतकिम मजाज इंसान है जिसको ये नहीं पता कि उसका एजेंडा क्या है। शायद उनको एक ही काम आता है कि मैंने लोगों को सड़कों पे कैसे लाना है। अवाम से अगर वो वोट इनके बकौल लाएं, और हम तो समझते हैं कि इन्हें बिठाया गया है सिलेक्शन के जरिए, तो इसलिए नहीं कि इन्होंने लोगों की परेडें करानी है सड़कों के ऊपर। इनको तो चाहिए था कि वो 20 साल की जो इनके फार्मूले हैं, थिंक टैंक्स ने जो नए पाकिस्तान के ऊपर काम किया हुआ था, लोगों को रिलीफ देते। आज कहते हैं जी मैं मुकाबला बड़ा करता हूं। भाई आप ये मुंह पे हाथ फेर के मोदी को कहते हैं कि मैं कश्मीर छुड़ा के दिखाऊंगा तुम्हें। आप ये हाथ मुंह पे फेर के महंगाई को कहें कि मैं तुम्हें बंद करके बोतल में दिखाऊंगा और लोगों को रिलीफ दूंगा। पिछले 2 सालों में इस शख्स को अंदाजा नहीं है कि आज पाकिस्तान का पहला मसला भी महंगाई है, दूसरा मसला भी महंगाई है, तीसरा मसला भी महंगाई है। मईशत आपने तबाह कर दी है, जिसके आप इंडिकेटर्स बता रहे हैं। कौन से इंडिकेटर है? ग्रोथ रेट हमारा क्रैश हो गया है। पाकिस्तान मतलब आपने कहा कि डिफेंसिव चल रही है ना ज़राअत चल रही है। आपने कहा कि हारा हुआ शख्स नजर आया, हारे हुए, या ये कहा जाएगा कि वो डिफेंसिव होने की बजाय, आप लोगों के जलसे और तनकीद के बाद डिफेंसिव होने की बजाय काउंटर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर आपने एनआरओ चाहिए तो वो तो दूंगा नहीं मैं, अगर आपने इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन कराने में मजीद मेजॉरिटी लेकर आऊंगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आप लोग अगर पावर में आ गए तो मैं आवाम को सड़कों पर लेकर आऊंगा, मैं पावर में नहीं रहा, आपको भी पावर में नहीं। तो उन्होंने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं कि जी मैं काउंटर अटैक करूंगा, कोई डिफेंस कोई बात भी नहीं करूंगा। आज तो आ गए ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये पहली मंजिल है हारने की। जब उनको अपना वर्स्ट नजर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है अभी तो सिर्फ 2 जलसे हुए हैं, गुजरांवाला और कराची का। अभी कोयटा का जलसा होना है और फिर सबसे सुपर जलसा लाहौर का होना है। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर तक पहुंच पाएंगे। इनकी सांसें तो अभी उखड़ चुकी हैं। और असल बात यह है कि आज पाकिस्तान का हर शहरी जिस महंगाई के अजाब से गुजर रहा है, जिस जिंदगी के अंदर उसे जहन्नम में धकेल दिया है इंसाफ की हुक्मरानी ने, जिनको कुछ अंदाजा नहीं है। अब गंदम और चीनी की जो आज कहानी बता रहे थे, इन्होंने खुद अपनी नाकामी कर ली है कि हम फोरकास्ट नहीं कर सके। भाई अल्लाह के बंदे, ये काम ईसीसी के अंदर होते हैं। हर 15 दिन में ईसीसी का फर्ज होता है कि वो मुल्क के स्टॉक्स का जायजा ले कि किस चीज की कमी है, किस चीज को हमें बाहर से मंगाना है, किस चीज को हमें तवज्जो करनी है। ये लोग पहली दफा हुकूमत में आके इन्होंने पाकिस्तान को एक खिलौना बना दिया और अपने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में वो चलता हुआ पाकिस्तान जो 6% पे ग्रो कर रहा था, उसे क्रैश कर दिया। ऐसे इकबाल साहब देखिए, आप लोग खुद कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की जरूरत है। देखिए प्रैक्टिकली आज उस डायलॉग का रास्ता तो वजीर आजम ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जब आप लोग कहते हैं कि जी हम मुलाकात नहीं करेंगे तो बंद होता है, और जो होगा वो पार्टी की क़यादत के एतमाद में लेकर होगा। जब वजीर आजम कहते हैं
कि जी बिल्कुल गलती थी, मुझे आर्मी चीफ ने बताया था। इसका मतलब है कि आइंदा जो भी इंस्टीट्यूशनल डायलॉग है, क्योंकि चीज़ें इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, जो कुछ कराची में हुआ उसके बाद नजर आ रहा है कि आमने सामना और तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, सिस्टम को भी खतरा हो सकता है, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। तो आज तो वजीर आजम ने किसी भी किस्म के डायलॉग का, चाहे वो इदारों के साथ हो या उनके अपने साथ हो, रास्ता ही बंद कर दिया। नहीं शाहजेब, आप मुझे बताइए कि 2 साल में वजीर आजम ने कौन सा डायलॉग किया है? वजीर आजम के डीएनए में तो डायलॉग है ही नहीं। जब इंडियन एरोप्लेन्स हमारी एयर स्पेस वायलेट कर गए थे, ये स्पीकर के चेंबर में बैठे रहे, ऑपोजिशन के साथ बैठना गवारा नहीं किया, बॉर्डर्स पे मिसाइल लगे हुए थे, आर्मी चीफ ने आके 1.5 घंटा ब्रीफिंग दी है हमें। जब मोदी ने कश्मीर को हड़प कर लिया, उसके बाद 1.25 साल हो गया, ये ऑपोजिशन के साथ बैठना इन्होंने गवारा नहीं किया। इनके तो डीएनए में डायलॉग है ही नहीं। मगर ऐसे नहीं बात है कि अब यहाँ बैठ नहीं सकते, तो ये इन्होंने दरवाजा क्या बंद करना है? मगर इस वक्त ये मसला है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान पे हुआ, आर्मी चीफ से ऑपोजिशन की क़यादत मिली, एक वाकया आप बता रहे हैं जब भारत के साथ मसाइल हुए। अब मगर जो कशीदगी पैदा हो गई है उसमें तो इस किस्म के ऑफिशियल मामलात और कौमी सलामती के मामलात में भी वज़ीर आज़म ने आपसे बात करनी नहीं है। इदारों के साथ इस वक्त ऑपोजिशन बिल्कुल आमने सामने आ गई है, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है ना। इसका कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, कोई कौमी सलामती का खुदा न खास्ता मसला हो। ये इमरान खान साहब ने मुल्क को एक बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है। और मेरी ये जाती राय है, मैंने जेल से भी एक मजमून लिखा था कि इस वक्त अगर कोई एक उम्मीद बाकी है तो वो ये है कि सेनेट के प्लेटफॉर्म पे चेयरमैन सेनेट को चाहिए कि एक स्टेक होल्डर्स के डायलॉग करें। देखिए, अब पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें आईने पाकिस्तान के तहत एक चार्टर या कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना है। हमारी सियासत, हमारी अदलिया, हमारी अस्करी क़यादत, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा मीडिया, जितने स्टेक होल्डर्स, मूवर्स एंड शेकर्स हैं, ये एक डूज एंड डू नॉट्स की लिस्ट बनाएं, आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन का रास्ता हमवार करें, ताकि हम उस सिस्टम से निकलें जो बंदोबस्त 2018 में इम्पोज किया गया था। ये नहीं चल रहा। ये कंपनी ना सिर्फ चल नहीं रही बल्कि पिट चुकी है। अब इसके साथ मुल्क दलदल में धंसता जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पे मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम सब ट्रुथ कमीशन की तजवीज आ चुकी है कि ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, जिसको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म पर सब बैठें, आइन को अपने सामने रखें, उसके तहत नए इलेक्शन का रास्ता निकालें और अगले 10 साल के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं। मगर ऐसे इकबाल साहब, आप लोग कह रहे हैं कि जनवरी से पहले हुकूमत जाएगी, डायलॉग की बात हो। वजीर आजम कह रहे हैं मैं जनवरी से पहले नवाज शरीफ को वापस लेकर आऊंगा, और अगर ना बात बनी तो मैं खुद जाके बरतानवी वजीर आजम से बात करूंगा और खुद बरतानिया जाऊंगा, उनको वापस लेकर आऊंगा। तो आप लोग हुकूमत को भेजेंगे या फिर बरतानिया वाले नवाज शरीफ साहब को यहाँ भेजेंगे? ये शख्स इतना नाबलद है हर चीज से। इन्होंने सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। इन्होंने चाइना के साथ जो सी पैक था उसको तबाह बर्बाद करके उधर भी ताल्लुकात में एक नॉर्मल सी नहीं रखी। अब बरतानिया के साथ ये चले हैं। बरतानिया इस तरह नहीं चलता। बरतानिया में नैब जो है वो वजीर आजम के मतहत काम नहीं करता। उनके अदारे आज़ाद हैं, उनके सिविल इदारे हैं। वो इस तरह नहीं होता कि आप किसी को जाएंगे तो हाथ पकड़ के वजीर आजम जहाज में आपके बिठा देगा। नवाज शरीफ साहब वहाँ जब तक है अपने मुआलजीन के सर्टिफिकेट के बगैर वो नहीं आ सकते। और ये जो वजीर आजम साहब ने उनके खिलाफ तकरीरें की हैं, इन्होंने तो खुद मोहर लगा दी है कि उनको कोई वहाँ से ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो आपका पहले का वर्जन है कि इलाज करा के वापस आएंगे, हुकूमत ने कोशिश करनी है तो कर ले, वजीर आजम ने बरतानिया जाके बरतानवी वजीर आजम से बात करनी है तो कर ले। जी, मैं कहता हूँ ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये एंड ऑफ द डे पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में खिंचाव पैदा करेंगे। नवाज शरीफ साहब वहां से वापस आएंगे अपना इलाज मुकम्मल करके। उनकी वापसी की कुंजी उनके मौलजीन के हाथ में है, वहां पे किसी नैब के हाथ में नहीं है कि जिन्होंने मन मर्जी करके आइन कानून को तोड़ते हुए जिस तरह मर्जी किसी को अंदर कर दें, किसी को बाहर कर दें। बाहर की दुनिया तो किसी कानून और ज़ाब्ते पे चलती है ना। हमारे यहाँ तो इस वक्त अंधेर नगरी चौपट राज इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है, जो नैब राज यहाँ पे है। बरतानिया में तो इस तरह का नहीं है कि इनकी मर्जी और मंशा। बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।